देश की जनता को बुलडोजर जस्टिस से निजात दिलाने, राजनीतिक गिरफ्तारियों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और राष्ट्रपति संदर्भ में भेजे गए 14 सवालों के फैसले में अहम संवैधानिक राय देने वाले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका टीवी 9 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बुलडोजर जस्टिस का मैंने जिक्र किया। सरकारें आमतौर पर कानून के दायरे से बाहर जाकर कई बार कदम बढ़ा देती है। ऐसी स्थिति में न्यायिक समीक्षा कितनी जरूरी है? ऐसे मामलों में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे संविधान ने जो हमारे संविधान के हमारी डेमोक्रेसी के जो 3 पिलर्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों ने कौन से क्षेत्र में कार्य करना ये अपने संविधान ने प्रोवाइड किया है। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उस कानून का तथा जो संविधान ने उनको हक और अधिकार और कर्तव्य दिए हैं उसका पालन करती है, और जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए वो संविधान के परिसीमा में है कि नहीं, और एग्जीक्यूटिव जो कार्य कर रही है, कार्यपालिका जो कार्य कर रही है, वो कानून और संविधान के दायरे में है कि नहीं देखने का वॉचडॉग का काम करती है। तो हमने देखा कि कई राज्यों में जो कार्यपालिका के अधिकारी थे, जो लोग एक सस्पेक्ट थे जिनके अगेंस्ट क्राइम रजिस्टर किए हुए थे, उनको उनके मकान गिरा रहे थे बुलडोजर का यूज़ करके। और हमने उसमें उस जजमेंट में हमने कहा है कि नोबडी इज अबाउट लॉ, रूल ऑफ लॉ जो है, कानून का राज्य, ये हमारे संविधान को, हमारा संविधान उसको मानता है। और कोई एग्जीक्यूटिव कानून हाथ में लेके किसका अगर घर गिराती होगी तो वो अनजस्ट है। हमने कहा कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। वो मकान बुलडोजर से गिराने से उस घर में रहने वाले जो उसके जो रिश्तेदार है, जो एक्यूज के, तो सिर्फ आरोपी है। अब तक तो उसके भाई बहन, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, सबको बेघर किया जाता है। तो हम यानी एग्जीक्यूटिव एक तरह से यानी इट वाज एक्टिंग एज अ जज इन इट्स ओन कॉज। हमने कहा कि ये परमिसिबल नहीं है जी। और हमने गाइडलाइंस उसमें ले डाउन किए कि अगर समझो आपको लगता है कि किसका कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज्ड है तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, उसको हियरिंग देनी पड़ेगी, प्रॉपर नोटिस देनी पड़ेगी, नोटिस के बाद उसके कागजात देख के निर्णय लेना पड़ेगा, और उसके बाद में उसको अपील की भी प्रोविजन दी है जी। हमने उसमें ये भी लिखा है कि अगर समझो कोई ऑफिसर इस डायरेक्शंस का अगर उसको फॉलो नहीं करता है, उसका वायलेशन करता है, तो इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और सरकार की जवाबदारी रहेगी कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करे और जिस ऑफिसर की गलती की वजह से ऐसा हुआ है उस ऑफिसर से ये अमाउंट रिकवर करें। राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए कई बार ऐसे स्टंट किए जाते हैं। आमतौर पर चर्चा में लाया जाता है बुलडोजर जस्टिस जैसा मैटर। तो इस स्थिति को लेकर क्या आपने, जो देश के विधि विशेषज्ञ थे और जो सरकार की तरफ से वकील पेश होते थे, उनसे भी इस पर चर्चा की थी? नहीं, हमने तो डिसीजन लेने के पहले काफ़ी लंबी हियरिंग हुई उसमें जी। काफ़ी वकीलों के उनके आर्ग्यूमेंट सुने। गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी थे, उन्होंने भी आर्ग्यूमेंट किए जी। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जजमेंट है उसमें शासन की तरफ से जो तुषार मेहता जी ने बहस की, उन्होंने उसको एडवर्सरी भाव से नहीं लिया। एक कानून सही तरह से बनना चाहिए, इस भाव से उन्होंने इसमें अपना असिस्टेंस दिया। जो न्यायपालिका की साख को लेकर के है, जस्टिस यशवंत वर्मा वाला मामला, और जस्टिस यशवंत वर्मा से भी पहले एक बयान जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की ओर से दिया गया, और उस समय आप सर्वोच्च के बाद दूसरे नंबर के पद पर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। किस तरह से इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई द्वारा कदम उठाया जाए कि देश की न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ सके? हमने तो जब वो पहला, आप जो पहला इंसिडेंट बता रहे हैं,
जी उस हाई कोर्ट के बारे में हमने तो डिसीजन लिया था कॉलेजियम ने। जी, मैं जस्टिस शेखर यादव की बात कर रहा मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हूँ। जी जी बट आगे कुछ हुआ नहीं और ये अनफॉर्चुनेटली, और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा मैं। कॉलेजियम ने जो डिसीजन लिया था उनके बारे में, उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। एक अप्रिय घटना हुई, उस अप्रिय घटना को लेकर मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, और वो अप्रिय घटना हुई भगवान विष्णु पर एक टिप्पणी के बाद। आपने उस व्यक्ति को माफ़ भी कर दिया जो अप्रिय घटना करने वाली और गतिविधि को अंजाम देने वाले थे, लेकिन आपके मन में आखिर क्या है इस घटना को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप? जो आजकल सोशल मीडिया का विनाश है उसको तो हम सब भुगत ही रहे। जी जी तो जो कुछ आदमी बोलता नहीं है या बोला भी तो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके एक नैरेटिव फैलाया जाता है। मैं हरदम कहता हूँ कि आई एम ट्रूली सेक्युलर पर्सन, मुझे हर रिलीजन के बारे में रिस्पेक्ट है। मैं मेरे पिताजी के साथ में अभी भी हम मंदिर में जाते थे, मस्जिद में जाते थे, दरगाह पे जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं। तो मेरे मन में किसी भगवान के प्रति अनादर रहना, ये सोचना भी गलत है। और हमने जो कहा था वो इट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मेरा जो आपने वक्फ का जजमेंट पढ़ा होगा उसमें भी उसका जिक्र है। ASI के नोटिफाइड जो जो ये आती है, इमारतें आती है, वहाँ ASI के परमिशन के बिना एक ईंट भी हिला नहीं सकते। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वक्त के जजमेंट में भी बोला कि जो यानी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है, ASI नोटिफाइड प्रॉपर्टीज़ है, उनको बचाने के लिए जो प्रोविज़न है वो नेसेसरी है। एट द सेम टाइम जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है कोई भी रिलीजन के, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी तो वो तो मैं सोशल मीडिया देखता नहीं, मगर वो जो नैरेटिव फैलाया गया वो तो टोटली गलत तरीके से फैलाया गया। और बाकी वो जूते की वगैरह आवाज़ बोल रहे तो मुझे तो पता भी नहीं था जब वो मैंने आवाज़ सुनी कि इट हैज़ समथिंग टू डू विथ माई एलिजिड स्टेटमेंट रिगार्डिंग विष्णु भगवान। मुझे उस समय लगा कि वो कुछ ज़्यादा ध्यान देने लायक बात नहीं है। इसके लिए मैंने तभी उनको फिर लंच रिसेस में मुझे रजिस्ट्रार से पूछा क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला कि छोड़ दीजिए उसको और उनका जूता भी वापस दे दीजिए। ये आपका निजी फैसला था? मेरे को जो स्पर ऑफ द मोमेंट में सही लगा वो मैंने किया। किसी दूसरे आदमी को गलत लगा होगा तो हर एक का अपना अपना परसेप्शन है। जी दो आदमी एक जैसा तो सोच नहीं सकते। हेट स्पीच लगातार देश में बढ़ रही है, कई मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, और मैं पेंडिंग मैटर के में नहीं जाऊंगा, लेकिन जस्टिस BR गवई ऐसे मसले को लेकर के क्या सोचते हैं? अगर सरकार द्वारा राय मांगी जाए कि इस पर एक ऐसा कानून बनाना है कि हर हाल में हेट स्पीच को कर्ब किया जा सकता है। नहीं, मैं तो बिल्कुल आई फुल्ली एग्री थी आपके बात से, मैं पूरी सहमत हूँ कि आप अपने पार्लियामेंट ने, अपने लेजिस्लेचर ने हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाना चाहिए। सिर्फ हेट स्पीच ही नहीं, हेट स्पीच के साथ जो सोशल मीडिया का मिसयूज़ हो रहा है उसके लिए भी कानून बनाना चाहिए। क्या आप राजनीतिक कोई दिशा? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ भी सोचा नहीं। मैं अब आऊँगा राष्ट्रपति संदर्भ पर जो आपने फैसला दिया, बहुत अहम फैसला। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक फैसला दिया जिसमें ये तय कर दिया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की ओर से जो भी बिल पर मंजूरी देने की समय सीमा है वो कोई नहीं होगी, वो केस टू केस बेसिस पर विचार कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। उसमें आपने एक जिक्र किया स्वदेशी संविधान का, आखिर वो क्या है? क्योंकि अभी कुछ ही साल पहले सरकार ने जो आपराधिक कानून था उसमें आमूल चूल बदलाव करके उसको भारतीय किया, तो क्या ये वही कॉन्सेप्ट है कि देश का जो संविधान है वो भी पूर्णतया भारतीय होना चाहिए? नहीं, देश का संविधान तो पूरा भारतीय है ही जी। इसको 1949 में हमारी देश की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उन्होंने करीब करीब 3 साल तक पूरी मेहनत करके बनाया हुआ है। जी। तो शुरू में ये डिनाई कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम और पूरी वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उनका गाढ़ा अभ्यास किया गया,
फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर रहे या बाकी के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, दे स्टडीड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। जी। तो उसमें के भी कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने देश के लिए जो चेंजेस, देश के लिए जो आवश्यक है वैसे चेंजेस करके कुछ प्रोविजंस लिए गए। तो शुरू में सही है, एक ठीक था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के लिए हम दूसरे जूरिस्प्रूडेंस को का यूज़ कर सके। बिल्कुल। पर आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 75 ईयर्स हो गए। बिल्कुल। अभी हमने अमृत महोत्सव कल ही पूरा किया। 75 वर्ष पूरे होने के बाद जो चालू हुआ था कल 76 ईयर्स कंप्लीट हुए। तो इस दरम्यान हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे हाई कोर्ट्स ने जो लॉ इतना डेवलप करके कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, तो हमारे पास पूरा लॉ अवेलेबल है। तो वो रहने के बाद में देन व्हाई शुड वी गो टू द फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन। तो इसके लिए अभी आपने मैंने अभी मेरे ख्याल से एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट करीब 300 जजमेंट दिए और एज अ चीफ जस्टिस अराउंड 35 to 40 यानी कुल मिला के 340 जजमेंट दिए हूँ। उसको आपको मेरे ख्याल से 2-4 जजमेंट के ऊपर कोई जजमेंट मिलेगा नहीं कि जिसमें मैंने कोई इंटरनेशनल दूसरे कोर्ट का जुरिसडिक्शन का कोई जजमेंट को रिफर किया हुआ। तो हमारी यही धारणा है कि हमारे कोर्ट ने जब इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है, उसके ऊपर इतने सारे जजमेंट है, तो व्हाई शुड वी रिफर टू द फॉरेन जुरिसडिक्शंस। हायर जुडिशरी का करप्शन आता है अगर सामने, तो वो बड़े पैमाने पर उस पर कदम भी उठाए जाते हैं और उठाए भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, CJI की तरफ से। लेकिन जो लोअर जुडिशरी है उससे लोगों की शिकायत लगातार बढ़ती जा रही है और वहाँ पर करप्शन की जो शिकायतें हैं वो हाई कोर्ट्स में जाती हैं लेकिन उनका निपटारा नहीं हो पाता। क्या ऐसी शिकायतें आप लोगों तक पहुँच रही हैं? ये गलत है। ऑन द कॉन्ट्री, जब से शेट्टी कमीशन के रिपोर्ट के बावजूद जजेस की सर्विस कंडीशन अच्छी हो गई है, उसके बाद में यानी लोअर जुडिशरी नहीं बोलूँगा उसको मैं, ट्रायल जुडिशरी या उनके कंप्लेंट्स काफ़ी कम हो गए। और कंप्लेंट्स आते हैं तो ज़रूर हाईकोर्ट के लेवल पर, हाईकोर्ट में विजिलेंस सेल रहता है, हाईकोर्ट में उसकी अगर कंप्लेंट आती है तो इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के बाद अगर ऑफिसर अगर गिल्टी फाउंड किया गया तो उसके अगेंस्ट एक्शन ली जाती है। मेरे सामने कभी ये 5-6 महीने में कम से कम 5-6 मैटर्स ऐसे आए होंगे जिसके करप्शन के एलिगेशंस के ऊपर जजेस को टर्मिनेट किया गया था। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।